स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधे बात होगी खबरों की, जहां जम्मू कश्मीर बीजेपी ने 3 अक्टूबर को एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जम्मू स्थित सरकारी आवास पर होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक पर तंज कसा है। पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने कहा कि विपक्षी दल निराश हैं और जम्मू कश्मीर में यूएलबी और पंचायत चुनावों को स्थगित करने के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने पर फैसला लेना है। यहां आपको बता दें कि यूएलबी और पंचायत चुनाव स्थगित होने की रिपोर्ट के बाद रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए विपक्षी दल के नेता 3 अक्टूबर को जम्मू में बैठक करने वाले हैं। जब से इस बात की चर्चा शुरू हुई कि जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल पोल्स या जो पंचायत पोल्स हैं वो नहीं होंगे, तब से अपोजिशन पार्टी लगातार बीजेपी पे हमलावर है। और इसी बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सभी अपोजिशन लीडरों को यहाँ 3 अक्टूबर को जम्मू बुलाया है एक मीटिंग के लिए, जो 2:30 बजे यहाँ फारूक अब्दुल्ला के घर में होगी, जिसमें इस बारे में भी चर्चा होगी कि आखिर ये जो इलेक्शन थे जो ड्यू थे अक्टूबर नवंबर में, उनको क्यों नहीं किया जा रहा है, उस पर एक रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी इस पर क्या सोचती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी की सीनियर लीडर और फॉरेन मिनिस्टर प्रिया सेठी। प्रिया जी, 3 तारीख को ये मीटिंग करने जा रहे हैं जम्मू में, क्या लगता है आपको? ये कहते हैं कि हम बहुत नाराज हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी अपोजिशन जो चुनाव से भाग रही है। वो एक मिराज में जीते हैं और ऐसे लोग जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसीज को जिन्होंने 70 साल बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने पिछले हफ्ते ही सब सीनियर नेताओं को अपने अपने जिलों में कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस के लिए तैयारी करने के लिए लगाया। 3-4 दिन पहले हमने इसके ऊपर एक विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी बात रखी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कैसे विजन डॉक्यूमेंट होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी लगन से इलेक्शंस के लिए उतरने के लिए तैयार है, पूरी इच्छा से उतरने के लिए तैयार है। ये अपनी जो रणनीति ये बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पहले भी अलायंस में इकट्ठे हुए, अभी भी दोबारा इकट्ठे हुए। भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी हर एक स्तर पर जो है अपनी राजनीति जो है वो तैयार करती है। और मुझे लगता है कि ये एक मिराज जैसे स्थिति में रहते हैं। 70 साल इन्होंने यहाँ के युवाओं को मिराज बताया, सर्वजबाज बताए। आज फिर जो लोग हैं वही इकट्ठे होकर वही बताना चाह रहे हैं। इनकी अपनी विरासतें खत्म हो चुकी हैं और आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। हर एक इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट उभर कर जीत कर आएगा। लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि आप लोग डर रहे हैं, इसीलिए आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन बीच के जो है असेंबली पोल नहीं करवा रहे हो। पिछले कई सालों से जो ड्यू थे म्युनिसिपल पोल्स, उसका भी चल रहा है कि नहीं होंगे, पंचायत पोल्स नहीं करवा रहे हो। बीजेपी डर रही है लोगों के सामने आने को, इसीलिए अब ये जो भारतीय जनता पार्टी तय करती है इलेक्शंस, ये इलेक्शन कमीशन तय करता है। इट्स नॉट बीजेपी हु डिसाइड्स, it's the election commission who decides the conducive environment to have each and every election. BJP is also a part of the electoral process. मुझे बताएं, 370 तोड़ने के बाद 2019 में कौन सा इलेक्शन रोका है? डीडीसी के किए, पंच सरपंचों के किए, आपके कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस हुए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी इलेक्शन जो है रुकेंगे नहीं। आने वाले समय के अंदर ये भी पूरे अच्छे से होंगे। और हमारी पार्टी नित्य तैयारी करती रहती है। आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन पे हम जो काम करते हैं, जो निचले लेवल पर बूथ लेवल तक हमारे काम आते हैं, अभी भी जो काम आए हैं, तो ये काम जो है बहुत हद तक जो है आते रहते हैं। तो क्या लगता है अपोजिशन जिस तरह से मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है अपोजिशन मिलते रहे, वो इकट्ठे होकर मिलते रहे, बात करते रहे, उससे भारतीय जनता पार्टी को या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में है, लोगों के हितों के लिए है, लोगों की आवाज उठाने के लिए, और जब समय आएगा तो जवाब देने के लिए। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो प्रिया सेठी, बीजेपी की सीनियर लीडर, कह रही है कि अपोजिशन पार्टी मिलेंगे तो उससे कोई बात नहीं बनेगी, कोई उससे बीजेपी पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन एक डायरेक्शनलेस ये जो कॉम्बिनेशन है, उनमें न कोई सोच है और न कोई विजन है, और बहुत ही अजीब तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल अजीब तरीके से वो, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है कि म्युनिसिपल पोल डिले हो रहे हैं, वो सिर्फ हवा खड़ा कर रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जब
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने कहा है कि वो 3 अक्टूबर को जम्मू में एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा बनाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाएंगे। भल्ला ने कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट है और वो जम्मू कश्मीर में यूएलबी और पंचायत चुनावों को स्थगित करने के केंद्र सरकार के कथित फैसले के खिलाफ संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन भी करेगा। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावों से भाग रही है क्योंकि वो जानती है कि जम्मू कश्मीर के लोग आने वाले चुनावों में उसे सबक सिखाएंगे। गठन यहाँ पे हुआ, उसके पार्ट कांग्रेस के होने के नाते उन्होंने न्योता भी यहाँ पे भेजा है और न्योता में उस मीटिंग में जाके पता चलेगा क्या क्या इशू है। और मैं समझता हूँ एक मंच मिला है हिंदुस्तान में जिस ढंग से विपक्ष इकट्ठा हुआ, और जम्मू कश्मीर में तो इसकी बड़ी सख्त जरूरत यहाँ पे है, क्योंकि हमारी इस भाजपा ने जन विरोधी नीतियां जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से लोगों में बोझ डाला, टैक्स वसूल करने के लिए कहीं कसर नहीं छोड़ी, लोगों की आमदन के जरिए नहीं है। यहाँ पे हमारी रियासत हमसे छीन ली गई, हमारे रियासत के साथ साथ हमारे लोगों का स्टेट बजट यहाँ पे चला गया, हमारे इलाकों के जम्मू कश्मीर के रहने वालों को रोजगार कहीं देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। हर जगह पे संकट की घड़ी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आई और यहाँ पे चुनाव नाम की चीज ही कहीं नहीं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज के हो, पंचायतों के हो, अनसर्टेनिटी सी है। 9 साल से हम लोग महरूम यहाँ पे है, तो ये डेमोक्रेसी कहाँ पे है? तो ये एक मंच यहाँ पे मिला, हम सब लोग अपनी बातें खुल के रख सकते हैं और भाजपा को करारा जवाब देने के लिए रणनीति यहाँ पे तय होगी। हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में आज के इस समय के मुताबिक जहां पे दावा करने वाले लोग, गडकरी साहब बोलते हैं कि 5000 करोड़ से नीचे मैं उद्घाटन करने के लिए नहीं जाता हूं, तो आपके पास इतना पैसा है, भाजपा की पोल तो खुल गई, आप जम्मू कश्मीर के वृद्ध आदमियों की पेंशन भी बंद करते हो 1000 के। तो ये मुद्दे हैं जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। विडो पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, सीनियर सिटीजन के लोगों के जो ट्रेन में किराया रिलैक्सेशन होती है वो भी भाजपा ने बंद कर दी। और जम्मू कश्मीर में तो हमें रियासत के दर्जे की बड़ी सख्त डिमांड है, बाहर से लोग आके ऑर्गेनाइज लूट कर रहे हैं और हम चुपचाप यहाँ पे बैठे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में त्राई त्राई लग रही है, लोगों के घर में जो 10,000 रुपये आमदन का जरिया है, 25,000 रुपये उनका बिल आ रहा है। तो ये सरकारें इसलिए बनी होती है कि लोगों का खून चूसे। कहीं एलजी साहब बोलते हैं कि 80% लोग मेरे साथ है, तो चुनाव ही लड़ने, अभी चुनाव की घोषणा तो कर दे। आप विपक्ष की सिक्योरिटी सारी विड्रा करते हो और फिर भी आप चुनाव की बातें नहीं करते, तो क्या गवर्नमेंट के क्या पैरामीटर है? उन सब का विरोध करने के लिए एक अच्छा मंच यहाँ पे दी है, मांझे हुए हैं हम सब लोग इकट्ठे यहाँ पे। एक आम लोगों की आवाज तो बुलंद करके कांग्रेस हर एक उस नेता के साथ यहाँ पे खड़ी रहेगी जो आम आवाम की आवाज को बुलंद करे। लोगों के साथ जो ज्यादती है भाजपा यहाँ पे कर रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक मंच यहाँ पे मिला। हम जा रहे हैं 3 तारीख को। चीफ इलेक्टर जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर है BR शर्मा साहब, फिर उनको पावर दे दीजिए ना। पुलिस साहब के पास कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पावर नहीं है, वहां पे अपना इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। पूरी हिंदुस्तान में एक ही स्टेट यहाँ पे यूटी दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2 पावर सेंटर बना दिए, पंचायतों के लिए कोई और, अर्बन लोकल बॉडी और। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है 73rd और 4th अमेंडमेंट में इलेक्शन कमीशन होता है। तो ये भाजपा उनके थ्रू अपने कहीं पे सीटें रिजर्व करनी, जो लोगों को शंका यहाँ पे है, तो उससे तो भाजपा निकले। अगर इलेक्शन अथॉरिटी है ये बोलते हैं भाई बिल्कुल हालात बिल्कुल सामान्य हैं, तो फौजियों की शहादत क्यों हो रही है भाई? वो भी तो सवाल है, जनता पूछना चाहती है सरकार से। आप झूठे दावे जरूर करते हो, रेफ्यूजियों को पूरा मुआवजा आप 30 लाख की 1 टाइम सेटलमेंट में भी आप पीछे बैकवर्ड हुए यहाँ पे कर रही हो, लोगों को रोजगार कहीं नहीं है, तो नौजवान कहाँ पे जाएगा? नौजवान ही एक देश की कौम का सरमाया, रीढ़ की हड्डी है, और वो रीढ़ की हड्डी इसको तोड़ के रख दिया भाजपा ने। वहीं 3 अक्टूबर को जम्मू में विपक्षी दलों की बैठक होगी। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि सरकार जम्मू कश्मीर में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और बीजेपी की जमीन खिसक रही है। सभी अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग तलब की गई है जम्मू में, और मकसद ये है कि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए। जैसा कि मालूम है, क्या सरकार ने फैसला ही लिया है अब, जो इलेक्शन के बारे में उनका चर्चा था, अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में, पंचायत के बारे में, लग रहा है कि चुनाव अब होंगे नहीं। जो मुशावरत हुई दिल्ली में कोर ग्रुप की, होम मिनिस्टर ने जो बुलाई, तो उसमें मुद्दा यही था कि किसी तरीके से पीछे हटा जाए जो ऐलान किया गया था अर्बन लोकल बॉडीज चुनाव के या पंचायती चुनाव के बारे में। आपको मालूम है कि बहुत शोर सुनते आए हम, काफी कुछ चर्चा था, क्या हमने पंचायत चुनाव कराए पास्ट में
लोकल बॉडीज, अब फिर लोकल बॉडीज, पंचायती चुनाव, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, लेकिन ये सब अब खोखले नारे ही साबित हो रहे हैं और लग रहा है कि जमीन खिसक रही है बीजेपी से और जमीनी सतह पर उन्हें अब एतमाद रहा नहीं है डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर, इलेक्टोरल प्रोसेस पर। अवाम की मर्जी अब ये नहीं है कि बीजेपी को फिर मौका मिले, एतमाद मिले, और इसी वजह से हमने फैसला किया कि अपोजिशन लीडर्स का इजलास बुलाया जाए ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए और ये जो भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जारी रखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, उनके जमहूरी हुकूक के साथ, उसका बाज़ाबिता अहाता किया जाए और आइंदा आने वाले वक्त के लिए एक मुनज़्ज़म लाहे अमल तरतीब दिया जाए। ये मकसद है मीटिंग का, इजलास का, जिसको तलब किया गया है 3 अक्टूबर को जम्मू में। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि हर कोई राजभवन के बिना यहां चुनाव चाहता है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वो घाटी में आतंकवाद खत्म करने के पक्ष में हैं। कहते आ रहे हैं ना, ये लोग इलेक्शन कराने के मूड में है नहीं, क्योंकि इनको पता है लोग इनके साथ है नहीं। कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू में भी बीजेपी वाले जो हैं लोगों के हाथ मार खाएंगे, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है। असेंबली तो दूर की बात, अभी तक तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में वो लोकल बॉडीज, पंचायतों के इलेक्शन की बात करते आए, अब तो शायद वो भी खा गए। सिर्फ एक इलेक्शन पे अब यकीन किया जा सकता है, क्योंकि उसको टालने में शायद के लिए मुश्किल होगी, वो है पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट के अलावा ये शायद कोई और इलेक्शन कराने के मूड में है नहीं, क्योंकि जानते हैं लोगों का जो मिजाज है, लोगों का जो मूड है, वो इन लोगों को वोट के जरिए सजा देंगे। हजारों की तादाद में हमारे वर्कर, चाहे वो छोटे से छोटा अदना कारकुन हो हमारा या हमारे मिनिस्टर, इन 30-35 साल में मिलिटेंटों के हाथों मारे गए हैं। तो हम में से कोई ऐसा नहीं है जो आपसे कहेगा कि डीजी साहब जो है गलत बयान कर रहा है। तो कहते हैं ना, आप करिए जम्मू कश्मीर को टेरर फ्री, इसमें जितना हम अपना रोल एक अदा कर सकेंगे हम भी करेंगे। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पूरी तरह से अमन हो, लेकिन बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। हम कितने टेरर फ्री हैं वो कोकरनाग से पता चला। कितने अरसे के बाद इतने सीनियर अफसर, कर्नल, मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी, आर्मी का जवान इस तरह मारे जाना कोई मामूली बात नहीं है। तो ठीक है, मकसद आपका टेरर फ्री है, ग्राउंड पे वो साबित हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। टेरर फ्री करिए, उसके बाद अफस्पा हटाइए। हम सबसे पहले उनमें से होंगे जो आपके लिए ताली बजा के कहेंगे ना, आपने बहुत अच्छा काम किया। करिए टेरर फ्री और अफस्पा उठाइए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान पर जाने माने पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सोहेल काजमी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के बयान के उन्होंने स्टेटमेंट दिए है कि हमारे रिलेशन उनकी इस कंट्री के साथ कैसे रहेंगे। तो मैं समझता हूँ उस पर एक प्रोब चल रहा है और जो भी भारत सरकार करती है वो सोच समझ के करती है। लेकिन जहां तक उन्होंने ये कहा कि इलेक्शंस नहीं हो रहे, ये खूबसूरती है हमारी जमहूरियत की कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है और उमर साहब को भी पूरा हक है। लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो सच भी है कि यहाँ इलेक्शन जल्दी होनी चाहिए। जमहूरियत में इलेक्शंस रूह का काम करती हैं और रूह को रोक के जो है वो कोई भी स्टेट जो है आगे नहीं बढ़ सकती है। तो मैं भी ये मानता हूं कि कोई भी इलेक्शन हो वो अपने टाइम पे होनी चाहिए और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ना चाहिए। और ये एसेंस जो है जमहूरियत की तभी मजबूत होती है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्शंस हों और ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट भी करें। और चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में गणेश विसर्जन बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 10 दिवसीय उत्सव का आज समापन हो गया है और भक्त अंतिम दिन भगवान गणेश की मूर्ति को पानी में विसर्जित करते हैं। इसी मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू में तवी नदी के पास बप्पा को विदाई देने के लिए हल्की पौड़ी पहुंचे। भक्तों ने कहा कि यह दिन उनके लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है, इसलिए वो पूरे उत्साह के साथ इसे मनाते हैं। आज गणेश विसर्जन का दिन है और मैं हल्की पौड़ी तवी नदी पे मौजूद हूँ और मेरे पीछे हजारों की संख्या में आप श्रद्धालुओं का रश देख सकते हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश जी की प्रतिमा को तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अपने घर में स्थापित करते हैं
और 10 दिन रखने के बाद आज 11वें दिन उनको विसर्जित किया जाता है जल में। और यहाँ तवी नदी पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। गणेश जी की जो मूर्तियां हैं उनको यहाँ पे विसर्जित करने के लिए ये सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है, उसके बाद गणेश जी को भोग लगाया जाएगा और उसके बाद गणेश जी को इसी जल में विसर्जित किया जाएगा। आप देख सकते हैं हर साल यहाँ पे लाखों की हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं हल्की पौड़ी और अखनूर। और इनसे ही बात करेंगे, क्या कहेंगे आज गणेश विसर्जन करने आए हैं, किस तरह से आप ये मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हैं और आज विसर्जन में क्या क्या रहता है? ऐसा है कि 10 दिन गणेश जी को अपने घर में एज ए गेस्ट रखा है और वो तो भगवान है, उनको कौन रख सकता है। आज इतनी खुशी है कि हम सभी अपने घर के जितने भी लोग हैं गणपति बाबा मोरया। आपसे पूछेंगे, गणेश विसर्जन करने आए हैं आप, क्या महत्व आपके लिए रहता है ये 10 दिन 11 दिन? गणेश जी आए हैं, इतनी रौनक लाई उन्होंने हमारे घर में, इतनी खुशी मिली है कि दिल नहीं कर रहा उनको वापस भेजने का। आज जो उत्साह देख रहे हैं तमाम जो कि सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आज इनका दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज इनके लिए इनको विसर्जन करने आए हैं तो अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हमारे घर पे लोगों के आंसू आ गए हैं इनको विसर्जन करते हुए। गणेश जी को नम आंखों से अपने घर से जो है विदाई उनकी होती है और जल में विसर्जित किया जाता है। और जिस तरह से मिट्टी से बने हुए अब जो मूर्तियां हैं वो अब मार्केट में आई हैं, तो उसके चलते चलते कोशिश ये रहती है कि जल को भी प्रदूषित ना किया जाए। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, भगवान जी का दिन है आज, गणपति गणेश जी का, बस विसर्जन करने आए हैं। उनको मन नहीं कर रहा करने का, मन कर रहा है गाड़ी वापस ले जाए। गणपति बप्पा मोरया कहते हुए आप देख सकते हैं ये सब लोग आज पूजा अर्चना करते हुए, क्या कहेंगे? सर मन तो यही है कि गणपति जी को ना विसर्जित करते हुए हमेशा के लिए रख लें, लेकिन इनका तो नियम है कि इसको साल में एक बार विसर्जित किया जाता है और अच्छे से मनाया जाता है ताकि ये फिर अगले साल हमें खुशियां दे के आए। और इसी खुशियों के साथ आज गणपति जी का विसर्जन करेंगे। जय गणेश भगवान की। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे विसर्जन करने आए। मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पे गणेश विसर्जन करने के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एंजॉय कर। संख्या में यहाँ लोग आए हैं, क्या कहें? वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत संख्या से आए हैं लोग। ये देखिए कि अब गणेश जी को यहाँ पे विसर्जित किया जाएगा। ये एक तरह से रिचुअल, लोगों का कहना है श्रद्धालुओं का कि यहाँ पे हम विसर्जित करने तो आए हैं लेकिन अपने घर से विदा करने का मन नहीं करता है। लेकिन एक तरह से रिचुअल है, प्रथा है कि गणेश जी को 10 दिन रखने के बाद घर में उनको विसर्जित किया जाता है और आज उनकी ब्लेसिंग्स के साथ आज उनको विसर्जित किया गया है। और ये कामना की गई है कि अगले साल इसी तरह खुशियां लेकर गणेश जी सबके जीवन में आए, सबके जीवन में खुशियां लाए, अपनी ब्लेसिंग्स दें। और यही कमोवेश स्थिति हर एक जगह पे आज जम्मू में देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत संख्या में अब लोग जम्मू में भी गणेश जी की प्रतिमा को घर में स्थापित करते हैं और 10 दिन रखने के बाद यहाँ हल्की पौड़ी तवी में उनको विसर्जित किया जाता है। कैमरामैन आशु के साथ राजन फैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो वहीं देवभूमि कुल्लू जिला में भी गणपति विसर्जन की धूम देखी जा रही है। 10 दिवसीय उत्सव का आज समापन हो गया है और भक्त आज अंतिम दिन भगवान गणेश की मूर्ति को विसर्जित करते हैं। इसी मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुल्लू जिला के व्यास नदी में जगह जगह गणपति का विसर्जन करते नजर आ रहे हैं। कुल्लू जिला मुख्यालय हनुमान मंदिर से गणपति विसर्जन के लिए एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। बप्पा को विदाई देने के लिए व्यास नदी पहुंचे भक्तों ने कहा कि ये दिन उनके लिए बहुत धार्मिक महत्व का है, इसलिए वो पूरे उत्साह के साथ इसे मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। डिग्री कॉलेज नालागढ़ में 13 वर्षों के बाद 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। यूथ फेस्टिवल के शुभारंभ समारोह में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और शुभारंभ किया।
मुख्य अतिथि ने यूथ फेस्टिवल का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। यूथ फेस्टिवल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कॉलेजों से आए 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए और एक के बाद एक प्रस्तुतियां देकर हॉल में बैठे दर्शकों का खूब मनोरंजन भी किया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कॉलेज और स्कूलों में रिक्त पदों को भरने को लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। जहां भी रिक्त पद पड़े हैं उन्हें जल्द भरा जाएगा और हिमाचल प्रदेश के कॉलेज और स्कूलों में जहां जहां बिल्डिंग या लाइब्रेरी की दिक्कत है उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस है पूरे हिमाचल प्रदेश में और गत 5-6 वर्षों से आपकी प्रमोशंस प्रिंसिपल्स की नहीं हो रही थी, तो अब हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान 1 महीने पूर्व आपके 80 प्रिंसिपल्स आपके पूरे हिमाचल प्रदेश के भिन्न भिन्न कॉलेजेस में तैनात किए गए हैं और इसके अलावा 550 आपके एपीज असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भी तैनाती हुई है और मैं समझता हूं 550 में से लगभग 400 के आपके अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं और 150 की प्रक्रिया आपकी चली हुई है। ये भी आपको शीघ्र हमारे एपीज पूरे प्रदेश में उपलब्ध हो जाएंगे और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जितने हमारे रिक्त पड़े स्थल है, चाहे कॉलेजेस की बात हो, स्कूल्स की बात हो, उनको भरा जाए। क्वालिटेटिव एजुकेशन हमारे बच्चों को मिले ताकि आने वाली चुनौतियों के लिए वो मजबूती के साथ, मैं समझता हूँ, इन सारी बातों का सामना कर सके। क्वालिटी प्लस जॉब बेस्ड एजुकेशन वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। आगे बढ़ेंगे और संयुक्त राष्ट्र के चल रहे सत्र में पाकिस्तान हर तरह से बेनकाब होता नजर आ रहा है। जहां कश्मीरी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने दुनिया को पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के बारे में बताया, वहीं विश्लेषकों ने संयुक्त राष्ट्र को पीओजेके में पाकिस्तानी सरकार के अत्याचारों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के कारण पीओजेके से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। और इस दौरान भारतीय प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की गंभीर स्थिति को भी दुनिया के सामने उजागर किया। भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को उजागर किया और दुनिया को पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में भी बताया। इस बीच शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीओजेके का दौरा करके जम्मू कश्मीर में शांति को बाधित करने की कोशिश करने के लिए पाकिस्तान समर्थक इल्हान उमर की आलोचना की है। एक ट्वीट में प्रियंका ने यह लिखा है कि मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वो इस बात की जांच शुरू करें कि अमेरिका में एक निर्वाचित प्रतिनिधि किस तरह पाकिस्तान के फंड से पीओजेके का दौरा करके जम्मू कश्मीर के शांति में कैसे हस्तक्षेप कर रहा है। और शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर जम्मू में कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां के भगत सिंह चौक पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलने वाले भगत सिंह के बलिदान को याद किया। मैं जम्मू के भगत सिंह चौक में मौजूद हूं और आज भगत सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज तमाम यहां पे लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हुए जो भगत सिंह का त्याग है देश के लिए, जो उनका सेक्रीफाइस है, उसको याद करते हुए तमाम जो लोग हैं यहां पे एकत्रित हुए हैं। ज्यूल चौक, यहां पे ज्यूल के पास जो भगत सिंह चौक है वहां पे प्रसाद भी लोगों में बांटा गया है और आज इस जन्म दिवस को बहुत ही धूमधाम से जम्मू के लोग मनाते हैं और विभिन्न इलाकों में जहां जहां भगत सिंह की स्टैचू लगे हुए हैं वहां पे लोग एकत्रित होते हैं और उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। आप देख सकते हैं कि फूलों के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि भगत सिंह को देते हुए तमाम लोग इनसे ही जानेंगे आज कैसे याद करते हैं भगत सिंह को, उनकी कुर्बानी को। आज हम इस कुर्बानी को आज देख रहे हैं कि हमें सवेरे से हम लगे हैं। आज केक काटा, हमने कड़ा बनाया, लोगों को बांट रहे हैं क्योंकि हमें इन लोगों को भूलना कभी नहीं चाहिए जिन्होंने अपनी जान निछावर की इस देश के लिए। आज हम आज़ाद है, खुले बैठे हैं, इस तरह चल रहे हैं, ये इन्हीं की बदौलत से हुआ। अगर उन्होंने उस वक्त ये कदम नहीं उठाया तो शायद कुछ और ही होता है। तो हमें इस चीज़ को हर वक्त ध्यान में रखना चाहिए, इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। जिस तरह बड़े बड़े नेताओं को, जिस तरह बड़े बड़े जिनको कहते हैं कि इनके लिए वो बना, मगर हमें पहले इनको याद करना चाहिए, उसके बाद बाकी चीजें। आपको लगता है कि आज भी युवा शक्ति को इंस्पायर करने के लिए भगत सिंह की जो सेक्रीफाइस है वो जो है सबसे अहम है? मैं कहता हूँ इन तीनों को हर वक्त
जो नई पीढ़ी हमारी इस वक्त है, आज हमने देखा बदलाव आया है। देखते हैं इनकी जो प्रेरणा, इनसे प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि छोटी सी उम्र में जो इन्होंने अपनी जान दे दी है और किस तरह उन्होंने सेक्रीफाइस अपने आप को किया है, वो एक मिसाल है पूरे दुनिया में है। तो इसलिए जो नई पीढ़ी है वो इस चीज़ का ख्याल रखती है। आजकल हम देखते हैं कि आप खुद देखिए, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे भी आए और बड़े युवा भी है, सवेरे से लगे हैं यहाँ इनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और बहुत उत्साही सारे हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत उत्साहित हैं, युवा भी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे प्रसाद बांटते हुए सब जो है सम्मिलित होते हैं। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि भगत सिंह जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए त्याग दिया है, वो सबसे बड़ी जो है नई पीढ़ी के लिए एक तरह से मोटिवेशन है, इंस्पायरेशन है, ताकि आज भी युवा अपने देश को आगे रख कर सोचे। कैमरामैन आशुक के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।